Hello students, a warm welcome to all of you to GoPrep JEE channel. I am Anshul Tomar, your mathematics mentor. कैसे हो बच्चों? How are you all? So here I am with advanced problems in complex numbers. So आज का topic, it's a very important topic और मुझे पता है काफ़ी टाइम से बच्चे इसका वेट कर रहे हैं और ये क्लास नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज। लेकिन हेयर आई एम कि यार चलो बच्चों को अब हम लोग प्रीमियर कर देते हैं एंड ताकि बच्चे जो हैं वेट ना करें इस क्लास का। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग सम नाइस चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने डिसाइड किया कि यार आज इसको हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एडवांस्ड प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ट्रिकी चैप्टर है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट भी है इस चैप्टर में। आपको पता है कंटेंट किस टाइप का है कि आपको पता है इसमें आर्ग्यूमेंट के पोलर फॉर्म, डी मोवियस थ्योरम, उसके अलावा कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स इसमें, ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, nth रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। So this is quite very difficult and challenging chapter और काफी problems जेईई में इसकी आती है। तो आज जो मैं आपको एडवांस प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ वो पिछले सालों में जो आईआईटी जेईई में आ चुकी हैं, कुछ उनसे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स होंगी ताकि वैसा कॉन्सेप्ट अगर दोबारा आता है या फिर किसी तरह घुमा के पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। एंड सम न्यू एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी, बट इट विल बी ऑल ऑफ एडवांस लेवल्स, ठीक है। तो एडवांस लेवल की होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉब्लम्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बेटा स्टार्ट करने से पहले फटाफट से बच्चों इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तो एंड आई रियली अपोलोजाइज कि हम लोग यार इसको लाइव नहीं कर पा रहे हैं, बट यस बिकॉज आपको पता है आप बच्चे काफी दिनों से इसको वेट कर रहे हो इस चैप्टर का। तो मुझे लगा कि आज इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको ये चैप्टर करवा दूं ताकि हम फिर नेक्स्ट चैप्टर्स पे आगे बढ़े, बिकॉज द टाइम इज रियली अब काफी टाइम जो है निकलता जा रहा है और काफी कम टाइम भी बचा है, ठीक है। और मुझे आगे बहुत सारे चैप्टर्स भी आपको करवाने। सो लेट्स कंप्लीट टुडे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेट्स डू सम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम, आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो है आपके सामने ये। तो UVWZ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod u is less than 1, mod v is 1 और w आपको दिया हुआ है v times u minus z upon u bar z minus 1, ठीक है। अब इसमें क्या आपको दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि यार u v z w चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसमें एक का मॉडुलस 1 से छोटा है, एक 1 के बराबर और एक आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है w का। अब ऑप्शंस ये कहते हैं कि w का मॉड अगर 1 से छोटा है, देखो a और c ऑप्शन की बात अगर मैं करूं तो मॉड z भी 1 से छोटा है बड़ा होगा, ये पता करना है। अगर मॉड w 1 से बड़ा है, ठीक है, तो मॉड w 1 से बड़ा है तो मॉड z 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि यार मॉड w 1 से छोटा है, तो मॉड w का मतलब है कि मॉड ऑफ v इंटू u माइनस z, ठीक है, अपॉन नीचे भी आपका मॉड आ जाएगा विच इज u बार z माइनस 1। इसका मॉड बोला गया है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा या बराबर है। तो मैं ए ऑप्शन की अभी बात कर रहा हूं, फिर देखता हूं मैं कि यार z1 से बड़ा आएगा कि z1 से छोटा आएगा, और ग्रेटर देन 1 में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो लग तो रहा है देखने से कि दो ऑप्शंस ठीक होने चाहिए। ऑब्वियसली ए और सी में से कोई एक ही ठीक होगा, बी और डी में से भी कोई एक ही ठीक होगा। तो मैक्सिमम दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, मिनिमम तो एक भी हो सकता है, ठीक। ओके, तो अब मॉड आ गया, मॉड को मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो मॉड वी अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मतलब, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मॉड वी इंटू यू माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू यू बार जेड माइनस 1 का मॉड। तो जब भी मॉड इक्वल टू मॉड आता है या मॉड लेस देन मॉड आता है तो सबसे पहले हम काम करेंगे स्क्वायरिंग, और मॉड का स्क्वायर तुम्हें पता है कि z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड का स्क्वायर होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है v इंटू यू माइनस जेड और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा v बार इंटू यू बार माइनस जेड बार, लेस देन इधर भी हो जाएगा u बार z माइनस 1 इंटू इसका हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, u बार का u हो जाएगा, z बार माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, यही होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा, v और v बार जो है वो 1 हो जाएगा बिकॉज v का मॉड 1 दिया हुआ है। अगर v का मॉड 1 दिया हुआ है तो v बार की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो 1 ही हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं तो ये हो जाएगा u बार यानी मॉड u स्क्वायर, ठीक है, और आएगा प्लस z बार यानी प्लस z स्क्वायर माइनस u बार माइनस u बार z इज लेस देन इक्वल टू, इसको भी ब्रैकेट ओपन करते हैं,
मॉड यू स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस यू बार जेड माइनस यू जेड बार प्लस 1। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बनेगा मॉड यू स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, मैं सबको राइट हैंड साइड पे लेके चला गया, एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। अब ऐसा क्वेश्चन जेई में पहले आ चुका है, बट इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कैसे करना है। अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, तो आई कैन फैक्टराइज इट। तो मॉड यू स्क्वायर ये हो जाएगा आपका मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मॉड यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब क्योंकि बोला गया है कि मॉड यू की वैल्यू 1 से छोटी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉड यू की जो वैल्यू है बेटा वो 1 से छोटी है। अगर मॉड यू 1 से छोटा है तो मॉड यू स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको भी फिर नेगेटिव होना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि फिर मॉड जेड की जो वैल्यू है वो भी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है, अगर मॉड W 1 से छोटा आता है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाया ZZ बार वाला, ब्रैकेट ओपन किया, जो कट गया सबको एक तरफ लेके गए और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर देन 0 आ गया। फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने पर आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आना चाहिए तभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड यू लेस देन 1 दिया हुआ है, तो मॉड जेड की वैल्यू भी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिमिलरली अगर मैं साइन उल्टा कर दूंगा तो बिल्कुल साइन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि मैं साफ लिख सकता हूं कि अगर मॉड डब्ल्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फिर मॉड जेड भी 1 से बड़ा आएगा। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। तो ए एंड बी आर ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं। तो अगर मैंने मॉड W को 1 से छोटा किया तो मॉड Z 1 से छोटा आ गया, पर अगर मॉड W 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी पूरा साइन, ये वाला जो साइन है पूरा का पूरा, अगर ये साइन आपका चेंज हो गया, बिल्कुल उल्टा घूम जाएगा, ये उल्टा घूमेगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी मॉड Z 1 से बिल्कुल उल्टा आंसर हो जाएगा। तो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो जब भी मॉड का सवाल आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो, फैक्टराइज करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस्ड में पहले भी पूछा जा चुका है। 2003 में आईआईटी में पहले बार सबसे पहले शायद क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज द वन ऑफ द नाइस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चले। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। So now this is question number 2। ऐसा प्रॉब्लम जेई 2018 एडवांस में बच्चों ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस टाइप का प्रॉब्लम, नॉट एग्जैक्टली ए प्रॉब्लम, लेकिन इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया बड़े अच्छे तरीके से कि ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो जाए जो जेई 2018 में एक बार छोटा सा उन्होंने, अगर आप जेई 2018 का पेपर 2 देखोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे समहाउ कहीं ना कहीं वो चीज यहां पे मैच करती है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन है ए जेड प्लस बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी 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 सी बी, और जेड बार तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अब मॉड ए मॉड बी के बराबर है, लेकिन ए बार सी इज नॉट इक्वल टू बी सी बार। तो आपको बताना है जेड के कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब यार क्वेश्चन ऐसा देखकर तो एक बार हवा टाइट हो जाती है कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, है ना। ए जेड प्लस बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए बी सी कुछ नहीं पता, जेड बार कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि मॉड ए मॉड बी के बराबर है। ठीक है, ए बार सी और बी सी बार अनइक्वल दिए हुए हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशंस, कैन नॉट से एनीथिंग, ये यानी कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, क्या राज है इसका, क्या सस्पेंस है इस क्वेश्चन का। तो जब भी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, कोई नया सवाल आईआईटी वाले पूछते हैं, तो आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में, चाहे आपको कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो, एक बेसिक सी चीज ये होती है कि आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने ए को मैं मान सकता हूं p प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, मैं बी को मान लेता हूं लेट्स से c प्लस आयोटा डी। सी तो चलो दे ही रखा है उन्होंने, कुछ और आर और एस ले लेते हैं, चलो
r प्लस आयोटा s, और c भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं मान लेता हूं लेट्स से क्या लें बताओ, t प्लस आयोटा u। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो जब इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन या हल ये होता है कि अब एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम्हें कुछ भी हवा नहीं लग रही है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम एबीसी को पुट करके देख सकते हो कि यार ये क्या दिया हुआ है, और z को तो हम ऑब्वियसली लेंगे x प्लस आयोटा y, क्योंकि लोकस बताएगा। तो अब ये देखते हैं ये इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और a और b का मॉड अगर बराबर है तो वो क्या मतलब है, और a बार c नॉट इक्वल टू b c बार का क्या मतलब, तब जाके पता चलेगा कि यार इसका सस्पेंस क्या है। तो लेट्स सी, अब पुट करके देख रहा हूं मैं, तो a को अगर पुट करूं तो p प्लस आयोटा q इंटू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है, और प्लस b आ जाएगा आपका r प्लस आयोटा s इंटू एक्स माइनस आयोटा y, और ये आ जाएगा आपका t प्लस आयोटा u इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूं, तो ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये आएगा px, पहले रियल नंबर सारे साथ में ले ले, रियल नंबर ले लेते हैं, तो px माइनस qy, ठीक है, और इसका भी रियल नंबर ले लेते हैं, इसका हो जाएगा rx प्लस sy, ये इसका रियल हो गया, और आयोटा के साथ देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो आयोटा के साथ आ जाएगा py आएगा, qx आएगा, आयोटा के साथ माइनस ry आ जाएगा, और sx आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब a प्लस आयोटा भी अगर 0 होता है तो a भी 0 b भी 0, इसका मतलब यहां पे p प्लस, अच्छा एक t प्लस आयोटा u भी है, सॉरी t, तो यहां पे t आ जाएगा और यहां पे u आ जाएगा, सही है ना? क्लियर है? एक t प्लस आयोटा u भी था ना, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा आपका, और ये अगला स्टेप हो जाएगा। ठीक, तो मैंने a b c की वैल्यूज डाल दी, और मैंने क्या किया कि रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव टू इक्वेशंस, एक है p प्लस r इंटू एक्स प्लस s माइनस q इंटू वाई प्लस t इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा ये क्या लिख रहा हूं मैं। और जो दूसरी इक्वेशन है वो भी लिख देता हूं मैं यहां पे, p प्लस, या x से शुरू करते हैं, q प्लस s इंटू एक्स, और y के साथ आ जाएगा प्लस p माइनस r इंटू वाई प्लस u इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये एक तरीके से, आप देखो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यार दो इक्वेशंस दिखा रहा है, ये दो लीनियर इक्वेशंस दिखा रहा है कि p प्लस r इंटू एक्स प्लस s माइनस q इंटू वाई प्लस टी इक्वल टू 0, और p यहां पे आ जाएगा आपका q प्लस s इंटू एक्स, p माइनस r इंटू वाई प्लस u इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी दो वाली जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखते हैं, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, दोनों कोइंसिडेंट होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, पैरेलल होंगे, और फाइनाइट तो एक ही हो सकता है ना, फाइनाइट तो ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर्स में एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर वो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगे तो उसका स्लोप a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। अगर पैरेलल देंगे तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, पैरेलल बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और अगर यूनिक सॉल्यूशन देगा तो स्लोप भी अनइक्वल होंगे, यानी a1 by a2, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। चलो एनीवेज, इन्होंने बोला है a और b का मॉड जो है वो बराबर है। चलो ये देखते हैं कि यार ये a और b का अगर मॉड है वो बराबर है, इसका मतलब क्या है। तो a का मॉड है p स्क्वायर प्लस q, स्क्वायरिंग भी कर रहा हूं मैं, और b का मॉड है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये आपको बोला गया है कि ये बराबर है। अच्छा, और क्या बोला गया है, a बार c का मतलब p माइनस आयोटा q इंटू a बार ले लिया मैंने, और c का मतलब है t प्लस आयोटा u इज नॉट इक्वल टू bc बार, यानी कि r प्लस आयोटा s और t माइनस आयोटा u। देखते हैं अनइक्वल में क्या कहता है ये। तो अनइक्वल में बात करना चाह रहा है कि अगर मैं टर्म ले लेता हूं pt प्लस qu, ठीक है, और ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस आयोटा टाइम्स के साथ आपका आंसर आ जाएगा pu माइनस qt। वो कहना चाह रहा है इज नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा rt प्लस su और प्लस आयोटा टाइम्स, ठीक है, और प्लस आयोटा टाइम्स ये आ जाएगा आपका
एस टी माइनस आर यू। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब पीटी प्लस क्यू यू आर टी प्लस एस यू के बराबर नहीं है, या पी यू माइनस क्यू टी एस टी माइनस आर यू के बराबर नहीं है, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर ये दो पैरेलल जो लाइंस हैं, ठीक है, देखते हैं a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आता है कि नहीं आता। चलो a1 by a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट p प्लस आर अपॉन q प्लस s इज इक्वल टू s माइनस q अपॉन p माइनस r। क्या ये बराबर है? मुझे लग रहा है ये बराबर है। मुझे क्यों लग रहा है ये बराबर है? क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं लेकिन कोइंसिडेंट भी हो सकती है। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या तो इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या तो पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी, क्योंकि स्लोप तो बराबर आ गई। अब बात करते हैं कि क्या वो t by u के बराबर है। तो मुझे लगता है अनइक्वल है। द रीजन इज क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे लगता है ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये वाला पी यू माइनस क्यू टी, या तो आप फर्स्ट और थर्ड को अनइक्वल कर दो या सेकंड थर्ड को अनइक्वल कर दो, मुझे लगता है ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. That means the correct answer is b, that is no solution. ये क्यों मुझे पता चला? क्योंकि अनइक्वल की बात चल रही है। अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं su माइनस qu is not equal to pt माइनस rt, तो यहां से आ जाएगा, देख लो आप, pt माइनस rt is not equal to su माइनस qu। तो देख सकते हो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, बट c1 c2 के बराबर नहीं होते। लाइंस अगर कोइंसिडेंट होती है सब बराबर होते हैं, और अगर लाइंस यूनिक सॉल्यूशन देती है, कट करती हैं, तो फिर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि 10th क्लास का क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का था, वो भी 2 का इन्होंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में 2018 में भी पूछा था, और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। तो आई होप इस सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा बेटा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कुछ भी अगर क्लियर नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता एग्जाम में, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर लो, z को कुछ मान लो, देखो क्या मिल रहा है। एक बार आपको पता चल गया 2 इक्वेशंस मिल रही हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि उसमें कितने सॉल्यूशंस हैं। स्लोप बराबर आ रही है, देख लो, तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, लेकिन आपके इंटरसेप्ट्स बराबर नहीं आ रहे, यानी c1 by c2 इक्वल नहीं आ रहा। दैट मींस पैरेलल है लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है, नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा कि इट्स सम नाइस कॉन्सेप्ट। अगर आपने जेईई 2018 का पेपर एक बार नहीं किया है तो आप देख सकते हो कि उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में। ओके, चलो, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये मैंने दोबारा लिखे हुए ताकि अगर मुझे स्पेस की कमी हो तो मैं फिर से बता दूं आपको। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ही 3 पॉइंट्स आएंगे, ट्रायंगल बनेगा, यानी क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री का है और डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, एक आर्गन प्लेन में z1 z2 z3 जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं a b c के, और जिसमें ac और bc जो है एकदम बराबर हैं, और CAB जो एंगल है आपका वो थीटा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। Z4 जो है वो इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब है एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है। आपको बताना है AB by IA का स्क्वायर इंटू AC by AB की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। ठीक है, तो डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का करने जा रहे हो बच्चों, तो डायग्राम का बहुत रोल है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर कट नजर आ जाए। ठीक है, तो AC BC बराबर, एक काम करते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। CAB थीटा दिया हुआ ना आपको, और या चलो ठीक है नॉर्मली ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। CAB आपको जो एंगल दिया हुआ है डेट इज एक्चुअली थीटा, ये थीटा एंगल आपको दिया हुआ है। और AC BC बराबर हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी अगर ये थीटा है तो बाकी वाले जो एंगल्स हैं वो पाई माइनस थीटा बाई 2 और पाई माइनस थीटा बाई 2 है, क्योंकि 180 माइनस थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 दिए हुए हैं। इनके आपको वर्टिसेस भी दिए हुए हैं। Z1 आपको दिया हुआ है, Z2 आपको दिया हुआ है,
और Z3 आपको दिया हुआ है, और बीच में एक इन सेंटर है बच्चों। इन सेंटर का मतलब होता है कि जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, θ/2 में तोड़ देगा, तो इसको बोला गया है Z4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है AB बाई IA का स्क्वायर इंटू AC बाई AB का आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो AB बाई IA का स्क्वायर, अभी I का मतलब है I इज द इन सेंटर, I का मतलब इन सेंटर, मैंने शायद लिखा नहीं है पे, हाँ, I इज द इन सेंटर, तो AB का स्क्वायर IA का स्क्वायर AC बाई AB की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। चलो बताओ क्या वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें आपको रोटेशन लगाना है, ठीक है ना, रोटेशन आप लगाने की कोशिश करो इसके अंदर। ठीक है, कि रोटेशन कैसे लगेगा, AB और IA, I इज द इन सेंटर, ये रहा I, AB और IA का रेशियो आपको कैसे मिलेगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, AB, ये रहा AB और ये रहा IA, इसके बीच का जो एंगल है वो θ/2 है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसमें रोटेशन लगा लिया जाए, AB और IA में एक रोटेशन लगा लिया जाए, क्या आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये पॉइंट ऐसे है, ये वाला पॉइंट ऐसे है और ये ऐसे है। सो दिस इज योर A, दिस इज योर I, दिस इज योर B, और AB और IA में जो रिलेशन है वो θ/2 है। तो आप ये बोल सकते हो, और ये आपका हो जाएगा, मुझे लगता है दिस इज योर Z1, दिस इज योर Z2, दिस इज योर Z4। अब इसमें हम लोग, आपको पता है, इसमें सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं। इफ यू रियली वांट टू राइट द एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में बनेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन, ध्यान देना बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, मैं यहां से देख के लगा रहा हूं AB बाई IA का क्या मतलब, ये कहां से आएगा, इसलिए मैं वहां से आइडिया लगा रहा हूं। तो Z4 माइनस Z1, ठीक है, अपॉन Z2 माइनस Z1 की वैल्यू, जो आर्ग्यूमेंट आएगा बेटा वो आएगा θ/2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा θ/2। ये AB बाई IA कैसे निकलेगा आप देखते हैं। तो आपको पता है, अगर किसी का आर्ग्यूमेंट थीटा होता है तो Z की वैल्यू हो जाती है मॉड Z e की पावर आयोटा थीटा। तो मैं वही लगाने जा रहा हूं यहां पे, Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 की वैल्यू हो जाएगी, Z4 माइनस Z1 का मतलब हो जाएगा AI, Z4 माइनस Z1, हाँ AI हो जाएगा, और आपका Z2 माइनस Z1 का मॉड हो जाएगा AB इंटू E की पावर आयोटा θ/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब द पॉइंट इज कि मुझे AB बाई IA का स्क्वायर चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं क्या आएगा। तो AB बाई IA का जो स्क्वायर मुझे चाहिए, वो स्क्वायर मुझे लगता है मुझे मिल जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू AB बाई IA का स्क्वायर हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर अपॉन Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू और E की पावर आयोटा थीटा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे, वो है AC बाई AB। ये रहा बड़े वाला ट्रायंगल, ध्यान देना, ये रहा बड़े वाला ट्रायंगल, दिस इज योर AC एंड दिस इज योर AB। क्यों ना इसमें लगा लिया जाए, इसमें भी हम आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, इसमें भी आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं। तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा, और यहां से आ जाएगा बेटा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड हो जाएगा आपका वही AC बाई AB इंटू E की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो बनाई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो AB बाई IA की जो वैल्यू आ रही थी वो आपने देख ली क्या आ रही है। तो Z2 माइनस Z1 और ये क्या है, Z3 माइनस Z1 इक्वल टू AC बाई AB इंटू E की पावर आयोटा थीटा। अब मैं यहां से AC बाई AB की वैल्यू निकाल देता हूं। तो AC बाई AB की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी, मैं E की पावर आयोटा थीटा को लेफ्ट साइड लेके चला जाता हूं, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 E की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो जब फाइनली तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब फाइनली तुम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, देखो यही देख लेते हैं। ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर
अपॉन Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा तो 1 बन गए, ये कट जाएगा और आंसर आएगा Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट्स ए वेरी नाइस प्रॉब्लम ऑफ द रोटेशन पार्ट। रोटेशन का प्रॉब्लम काफी टाइम से आईआईटी में आया नहीं है एंड आई एम होपिंग कि यार इस बार JEE 2020 एडवांस में रोटेशन का सवाल, एंगल बिटवीन टू लाइंस का सवाल आ सकता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, क्वेश्चन को देखकर ही पता लगाना है कि यार कौन से दो लाइन सेगमेंट्स के बीच का एंगल मुझे चाहिए। तो AB और IA का मुझे चाहिए था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने AB को पकड़ा, ये रहा AB और ये रहा IA। देखो अलग से डायग्राम भी बनाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ली मैंने, और AB और IA यानी कि पहले AI लिखते हैं आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पहले न्यूमरेटर होता है जहां पे टेल होती है, जहां पे हेड होता है, और फिर टेल में डिनोमिनेटर में आता है। तो हाउ टू राइट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो पहले, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरफ जा रहा है तो हेड जो है वो न्यूमरेटर में और टेल जो है डिनोमिनेटर में आता है। नाउ Z4 माइनस Z1 आ गया ऊपर और नीचे Z2 माइनस Z1 आ गया, थीटा बाई 2। आर्ग्यूमेंट अगर किसी का थीटा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं मॉड Z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो मॉड Z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा, इसकी वैल्यू, इसका मॉड तो AI बाई आई भी था, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB बाई IA को स्क्वायर भी किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद AC बाई AB में मैंने वही रोटेशन लगाया, आर्ग्यूमेंट ऑफ AC अपॉन AB वाला इक्वल टू थीटा, उसको एक्सपैंड किया और वहां से AC बाई AB की वैल्यू आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड अल्टीमेटली द आंसर विल बी C। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। देखो सब अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। पहला क्वेश्चन वाज मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग करोगे और मॉड Z के स्क्वायर को ZZ बार लिख के प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगला प्रॉब्लम जो था वो मैंने लिया था JEE 2018 वाले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था, जिसमें हम लोगों को टू स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं और फिर उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकता है, आपका दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं बेटा। और तीसरा क्वेश्चन था रोटेशन का, जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि जब भी रोटेशन का सवाल आएगा, जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको देख के पता लगाना है कि यार ये AB बाई IA कहां से मिलेगा। यानी क्वेश्चन जो है ट्रायंगल का मतलब है कि रोटेशन लगेगा, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल जरूर यूज होगा। और आर्ग्यूमेंट अगर आपने लिख लिया है तो आर्ग्यूमेंट का अगला स्टेप होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, वहां से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स वेलकम। तो हमने दो क्वेश्चन किए हैं, तीन क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, चौथा अब आया है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ओके, so 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 are the roots of that means the fifth root of unity है, and omega is a complex, obviously complex cube root of unity, it's a complex cube root of unity। तो आपको वैल्यू बतानी है w ओमेगा माइनस अल्फा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1, ओमेगा माइनस अल्फा 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2, ओमेगा माइनस अल्फा 3 अपॉन, इस तरह से आपको वैल्यू बतानी है। तो पहले आपको जो 5 रूट दे रखे हैं वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। x की पावर 5 इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि 5 रूट ऑफ यूनिटी होगा बच्चों। ठीक है, तो 5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक तो 1 ही होगा और बाकी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। यू नो क्या होता है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, आपको मालूम होना चाहिए। nth रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें x की पावर n अगर 1 है, अगर x की पावर n है, x की पावर n इक्वल टू 1 है, तो इसके n रूट्स होंगे और वो रूट्स होते हैं आपके e की पावर, एक तो 1 ही होता है, एक होता है e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, एक होता है e की पावर आयोटा 4 पाई बाई, ये nth रूट ही पता होने चाहिए आपको, और एक होता है e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 पाई बाई n। ये n रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, इनका सबका सम 0 होता है और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो n माइनस 1 इंटू पाई होता है, कॉस ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई। मतलब अगर आपका ऑड है, ठीक है, अगर ऑड आपके जो आपके क्यूब रूट ऑफ, जो भी सॉरी आपके nth रूट ऑफ यूनिटी अगर ऑड है तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है, और अगर इवन है तो माइनस 1 आती है। तो दीज आर ऑल, मतलब ये सारे जीपी में भी होते हैं, बड़ी अच्छी बात होती है, जीपी में भी होते हैं। अगर एक 1 है, एक अल्फा है, तो ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा क्यूब है, और ये अल्फा की पावर आपकी n माइनस 1 है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 के n रूट्स होते हैं इस पॉलिनोमियल के, एक रियल होता है, बाकी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाकी भी हो सकता है, डिपेंड करता है n पे डिपेंड करता है कि कितने रियल हैं कितने कॉम्प्लेक्स हैं।
और इन सब का सम जो आता है वो 0 आता है और प्रोडक्ट जो आता है वो +-1 आता है, डिपेंड करता है ऑड है कि इवन है। अगर n ऑड है तो 1 और अगर इवन है तो -1। ये इसका एक आपको मैंने रिवीजन करवा दिया। और ये जीपी में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक को α1 बोला है, एक को α2 बोला है, एक को α3 बोला है और एक को αn-1 बोला नीचे, सॉरी, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब α1 α2 तो नाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए α1 α2 एक जीपी में भी होते हैं। एक 2π/n है तो एक 4π/n, एक 6π/n, आप देख सकते हो कॉमन रेशियो आ रहा है, e की पावर होता है 2π/n, तो ये जीपी में भी होते हैं। तो मैं किसी भी पॉलिनोमियल को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसके रूट्स मुझे पता है तो आई कैन राइट दिस इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म, लिख सकता हूं ना इनके रूट्स में। आपको पता है किसी क्वालिटी को हम कैसे लिखते हैं, x - α × x - β, फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - α1, x - α2 और करते करते x - αn। तो ये रिजल्ट काफी यूज होता है आपके जेईई एग्जाम्स में। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी है एंड यू हैव ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी जिनका सम 0 है, प्रोडक्ट 1 और -1 है, वो सब जीपी में भी होते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर n रूट्स है तो उसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज x की पावर n-1 इज इक्वल टू, फैक्टराइज्ड फॉर्म ये होती है x - 1, x - α1, x - α2 करते करते। तो मैं यही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे लगाने वाला हूं। अगर आपके पास 5 रूट ऑफ यूनिटी है, अगर आपके पास 5 रूट ऑफ यूनिटी है और मुझे अगर चाहिए ओमेगा -α1, ओमेगा -α2, ओमेगा -α3, इसका मतलब मुझे फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी x - 1, x - α1, x - α2, x - α3, x - α4, बस इतना आ जाएगा, आ गया। अब क्योंकि मुझे ओमेगा, एक बार मुझे ओमेगा डालना पड़ेगा इसके अंदर, तो देख लो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा -1, ओमेगा -α1, ओमेगा -α2, ओमेगा -α3 और ओमेगा -α4। और एक बार मुझे ओमेगा स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर डालेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर -α1, ओमेगा स्क्वायर -α2, ओमेगा स्क्वायर -α3। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर मुझे फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रखा है तो मुझे ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आई नो द फैक्टराइज्ड फॉर्म कि x की पावर 5 - 1 के 5 रूट होते हैं, तो उन्हें फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक बार x को ओमेगा डाल दो तो न्यूमरेटर आ जाएगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर डाल दो डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्यों ना दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो डिवाइड करने पर मुझे जो फाइनली जो वैल्यू चाहिए, डिवाइड करने पर जो वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू चाहिए। बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो ओमेगा 5 - 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा ओमेगा 10 - 1 इंटू ओमेगा -1। ये आएगा आंसर। ओमेगा 5 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि ओमेगा 5 जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा 10 जो होता है वो ओमेगा होता है। तो इसको यूज कर लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा ओमेगा -1 इंटू ओमेगा -1। ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो ओमेगा -1 कट जाएगा, ओमेगा +1 का स्क्वायर आ जाएगा और जिसकी वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 4, यानी कि ओमेगा। फाइनली ओमेगा आ गया आंसर। क्लियर हुआ है बेटा कैसे किया हमने। ओमेगा 5 को हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 को ओमेगा, ऊपर फैक्टराइज्ड किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ओमेगा -1 तो कट जाएगा, सिर्फ ओमेगा +1 का स्क्वायर बचेगा। और आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। सो 1 + ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, इसका स्क्वायर लिखोगे तो आपको ओमेगा 4 मिलेगा और ओमेगा 4 की वैल्यू अगेन ओमेगा हो जाएगी। यानी कि आपको क्या बतानी थी, ओमेगा की पावर b बताना था एंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू b की बतानी थी। तो यस, द करेक्ट आंसर इज 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, सब बच्चों को चारों क्वेश्चंस, क्या आप बच्चों को समझ में आए कैसे करने होते हैं ये वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं सारी और आपका रिवीजन भी हो रहा है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ, दिस क्वेश्चन वाज द मिक्सचर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज वेल एज nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमने एक ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एक nth और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और फर्स्ट वाला जो था हमारा मॉडुलस और कॉन्जुगेट का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो हमने सॉल्व किया। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, n रूट्स है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फिफ्थ रूट को भी मैंने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा, पर क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मुझे साफ बता रहे कि एक बार ओमेगा डालो, एक बार ओमेगा स्क्वायर डालो, उसके बाद तो ओमेगा की प्रॉपर्टी लगेगी बस। आपको पता है ओमेगा की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा की पावर कुछ भी 3n होगा वो 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3n + 1 हमेशा ओमेगा होगा, और ओमेगा की पावर 3n + 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और 1 + ओमेगा स्क्वायर सबको पता है कि वो 0 होता है, तो मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई एंड द आंसर विल बी 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन करते हैं। Z1, Z2, Z3, Z4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 रूट्स आपको इस पॉलिनोमियल कुछ दिया हुआ है, 1 + Z + Z², एक जीपी का सम लग रहा है, तो देख लो ये किस डिग्री के किस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, और आपको बस कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच करना है। पहला क्वेश्चन है Zi की पावर 4 का सिग्मा का मॉड, दूसरा क्वेश्चन है Zi की पावर 5 का सिग्मा, तीसरा क्वेश्चन है Zi + 2 का प्रोडक्ट, और चौथा क्वेश्चन है Zi के स्क्वायर का फिर से प्रोडक्ट, यानी Z1², Z2², Z3², Z4²। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो बच्चों, ठीक है, और फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले ए पार्ट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोवियस थ्योरम काफी पूछा जाता है, जेई में इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं बच्चों। तो इसको फटाफट से सॉल्व करो, मैं आपको कुछ टाइम देता हूं इसे सॉल्व करने का। जल्दी से मुझे, मतलब आप कर लो, वैसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा आपका आंसर, लेकिन आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व। एटलीस्ट ए पार्ट सॉल्व करो, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ए पार्ट सॉल्व कर लो। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये किस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, ये सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। अगर मैं जीपी का सम लगा लूं तो मुझे लगता है z की पावर 5 - 1 = 0 के रूट्स हैं ये Z1, Z2, Z3 और Z4। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को। z की पावर कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट टर्म इनटू टोटल कॉमन रेशियो की पावर टोटल टर्म अपॉन z - 1 = 0। यानी ये पिछले क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और उसके 4 रूट है, यानी, और एक रूट कहां गया आपको पता है, एक रूट तो इसका 1 ही होता है, तो एक 1 होता है, लेकिन बाकी 4 रूट की बारे में बात चल रही है। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि इनका आंसर क्या आने वाला है, लेट्स सी। तो आपको पांचों रूट ना पता होने चाहिए बेटा, मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, ये पांचों रूट पता होने चाहिए। एक रूट 1 होता है, Z1 को मान लेते हैं e की पावर आयोटा 2π/5, Z2 को मान लेते हैं e की पावर आयोटा 4π/5, Z3 को मान लेते हैं e की पावर आयोटा 6π/5, और फाइनली जो चौथा रूट आएगा वो आएगा e की पावर आयोटा 8π/5। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गया है कि Zi की पावर 4 का सिग्मा, तो Zi की पावर 4 का सिग्मा का मतलब हो गया Z1 की पावर 4, Z2 की पावर 4, Z3 की पावर 4 और Z4 की पावर 4 का मॉड बताना है आपको। तो ठीक है, मॉड बता देते हैं। Z1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 8π/5, Z2 की पावर 4 हो जाएगा 16π/5। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है कैसे करना है। उसके बाद आपका यहां पे आंसर आ जाएगा प्लस ये वैल्यू आपको दे देगा, मुझे लगता है e की पावर आयोटा 24π/5, और लास्ट में आ जाएगा e की पावर आयोटा 32π/5। इन सब का हमें मॉड बताना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो बेटा इस चीज पे, तो इसकी वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। द रीजन इज, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है मुझे लगता है कि ये 0 हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म इनटू टोटल कॉमन रेशियो, e की पावर आयोटा 8π/5 कॉमन रेशियो है, उसकी पावर टोटल टर्म्स 5, तो e की पावर आयोटा 8π - 1 अपॉन जो भी कॉमन रेशियो -1 आ रहा होगा, तो e की पावर आयोटा 8π की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos 8π
प्लस आयोटा साइन 8 पाई, कॉस 8 पाई 1 होता है तो 0 आ जाएगा। तो दिस होल टर्म्स बिकम 0, -1 का जो मॉड आएगा वो 1 आ जाएगा। तो पहले वाले का जो आपको आंसर मिला है वो मिला है 1, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा बेटा R। सबको क्लियर हुआ कैसे करना था ये क्वेश्चन? हमारे पास 4 रूट हैं और 4 रूट हैं, यानी कि वो 4 रूट 5 डिग्री वाले nth रूट जो 5th रूट ऑफ यूनिटी है उनके रूट्स हैं, और एक तो 1 है ही। और मैंने चारों वैल्यूज लिख ली, उनकी पावर 4 भी कर लिया, पर मुझे देखना पड़ेगा यार कि मुझे जीपी का फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने एक 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे पता है सारे क्यूब रूट ऑफ जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं उनका सम 0 आता है। क्यों आता है 0 उन सबका सम? आप क्योंकि जब सबको ऐड करोगे तो जीपी बनेगी और वो e की पावर आयोटा n पाई आ जाएगा, वो 1 होता है, 2n पाई आ जाएगा, वो 1 होता है, तो 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया, ताकि ऊपर वाला पूरा पार्ट 0 बन जाए, 5 टर्म हो जाए उसके अंदर, और फिर -1 का मॉड 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू बी पार्ट। अगले पेज पे चलते हैं और बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर बी पार्ट। Zi की पावर 5, मतलब हमें Z1 Z2 सबकी वैल्यू पता है। हमें पता है कि Z5 इज इक्वल टू 1 के चारों रूट हैं, यानी चारों रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं। Z1 की पावर 5 भी 1 है, Z2 की पावर 5 भी 1 है, Z3 की पावर 5 भी 1 है, और Z4 की पावर 5 भी। आप खुद ही चेक कर लो। अब जब सबकी पावर 5 करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं Z1 की पावर 5 करूंगा, e की पावर आयोटा 2 पाई आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे ऑब्वियसली। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट तो इट्स काफी इजी है। मुझे सबको ऐड करना है, तो आंसर विल बी 4। यही तो करना है मुझे। सिग्मा Zi की पावर 5 जो आएगा आपका 1 1 1 1, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। तो ये तो मुझे लगता है काफी आसान हो गया। तो जो आपका ए का जो आंसर था वो था R, और जो आपका बी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Q। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये कि Z1 Z2 Z3 Z4 सबकी पावर जो होती है वो 5, वो सब 1 1 1 हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स कम टू सी पार्ट। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में मुझे मल्टीप्लाई करना है Z1 प्लस 2 इंटू Z2 प्लस 2 इंटू Z3 प्लस 2 इंटू Z4 प्लस 2, यानी कि आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएंगे सारे रूट्स, यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फैक्टराइज्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला? z की पावर 5 -1 के 5 रूट है, एक z -1, एक z माइनस अल्फा 1, मतलब z1 मान लेते हैं इसको, तो z1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक z1, एक आ जाएगा z माइनस z2, एक आ जाएगा z माइनस z3, एक आ जाएगा z माइनस z4। अब मुझे वैल्यू चाहिए z1 प्लस 2 की, तो मैं काम करता हूं z को दोनों तरफ -2 डाल देता हूं, तो ये तो हो जाएगा -33, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका -2 माइनस Z1। क्यों डाला मैंने -2? क्योंकि मुझे 2 प्लस Z1 चाहिए था। -2 माइनस Z2, -2 माइनस Z3, और -2 माइनस Z4। तो ये जो नंबर है सब में से माइनस कॉमन आएगा, तो यही बन जाएगा 2 प्लस Z1, 2 प्लस Z2, 2 प्लस Z3, 2 प्लस Z4। तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर आएगा कट के वो 11 आ जाएगा। तो 11 इज द राइट आंसर फॉर। तो ए का जो आंसर था वो आपका 1 आया था, क्योंकि -1 बाकी 0 हो गया था, -1 का मॉड 1 आया था। बी में 1 1 1 तो 4 आ गया था, और सी का जो आंसर आ रहा है वो S आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके 5 रूट हैं, चलो अगले पेज पे पूछता हूं। पहले बताओ ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? तो जब भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली ये वाला फैक्टराइज्ड फॉर्म लगाओ और देख लो क्या सबसे बेस्ट फिट है। तो z की वैल्यू जब -2 डालोगे तो आई थिंक वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो लेट्स कम टू डी पार्ट। देखो आपको वैसे पता होना चाहिए, इसके अगर 5 रूट हैं तो सबका सम जो होता है वो 0 होता है। nth रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। सॉरी 5 नहीं आएगा, सिर्फ 4 तक। इन सब का सम 0 होता है। और पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, और इन सब का प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। 1 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, क्योंकि ये और नंबर है तो इसका प्रोडक्ट 1 होता है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट ना बी वाले पार्ट में भी लगा सकते थे, नॉर्मली भी लगा सकते थे बी वाले पार्ट में। देखो बी वाले में क्या आ रहा है, Z1 Z2 Z3 Z4 की पावर 5 ही तो आ रहा था। तो ये वैसे भी पता चल रहा था हमें कि इसका आंसर जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है। अच्छा, ये तो सिग्मा था, सॉरी, मुझे लगा प्रोडक्ट है, सॉरी।
ठीक है, तो ठीक है, चलो ये हमें पता चल गया। अभी डी पार्ट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डी पार्ट। तो डी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां मैं बताने वाला था, सॉरी, डी में Z1 Z2 Z3 Z4 का स्क्वायर आ रहा है, ये तो आ रहा है, और इनकी वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी जो आ रहा है वो R आ रहा है। सो A का जो आंसर था वो भी आपका 1 आ रहा था, जो B का आंसर था वो आपका आ रहा था 4, C का आंसर 11 आ रहा था। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर अब D का 0 ही होगा, पर ये प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स हैं, 0 कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर भी बेटा 1 ही आएगा और R ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को ये वाला मैच द फॉलोइंग क्लियर हुआ होगा, और nth रूट ऑफ यूनिटी काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, 5th रूट 6th रूट कैसे भी आ जाए। आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म पता होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रूट्स होते हैं वो जीपी में होते हैं, ठीक है, और कैसे उनका हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक सब बच्चों को मैच द फॉलोइंग जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर मैं आज आपको होमवर्क भी देने वाला हूं एक क्वेश्चन, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन लिख दिया, बट दिस इज नॉट ए होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करो अभी। होमवर्क क्वेश्चन दूसरा था, पर चलो आप सॉल्व कर लो अभी इसको। मुझे लगा था मतलब वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन, मुझे लगा था शायद मैं इसको होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है, बट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसको सॉल्व करो फटाफट से, एंड देन लेट्स सी। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको कोई और दे दूंगा, ठीक है, तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं अभी, वी हैव टाइम, तो इसको सॉल्व करते हैं। z-1 का जो मॉड है वो 1 दिया हुआ है, z-2 का जो मॉड है, सॉरी वो वैल्यू दे रखी है, वो k टाइम्स z इंटू tan ऑफ आर्ग्यूमेंट z दिया हुआ है। आपको k की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है कि k की क्या वैल्यू आएगी। तो z-1 का मॉड 1 है, और z-2 का जो मॉड है, सॉरी जो वैल्यू है, वो k टाइम्स कुछ z इंटू tan आर्ग्यूमेंट z, मतलब आर्ग्यूमेंट z को आप थीटा मान लो, आप आर्ग्यूमेंट z को थीटा मान लेते हैं, शुरू में मान लेते हैं कि यार आर्ग्यूमेंट z की जो वैल्यू है वो थीटा है, ठीक है। तो एक तरीके से मुझे क्या बोला गया है कि यार मुझे z-2 इज इक्वल टू k टाइम्स z इंटू tan थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहां से k की वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है k की वैल्यू। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। लेट्स सी कि करना है आपको अभी भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, और आई विल गिव यू सम टाइम। सोचो आराम से, z-1 का मॉड दिया हुआ है, z-2 इज इक्वल टू k टाइम्स z tan आर्ग्यूमेंट z आपको दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, -1 आएगी, आयोटा आएगी, 1 आएगी, या 2 आएगी, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो देखो जब भी किसी का मॉड 1 दिया होता है, मान के चलो आप, जब भी किसी का मॉड 1 दिया है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर मॉड z की वैल्यू 1 है ना बेटा, तो आप z को मान सकते हो e की पावर आयोटा थीटा। ये बड़ा अच्छा काम कर, क्योंकि इसमें थीटा जो है z का आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा है वो z का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप z-1 को भी कुछ मान सकते हो कि z-1 का मॉड अगर 1 दिया हुआ है, तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 1 होता है वो होता है z-1 हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। चलो बताओ मुझे क्या आंसर इसका मिलेगा, k की क्या वैल्यू इसके अंदर आएगी। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही करते हैं, फटाफट से मुझे बताओ कि z-1 इज e की पावर आयोटा थीटा, और z की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, एंड देन आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम, फिर मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा।
ठीक है, ध्यान रखना जब भी मॉड इक्वल टू 1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मॉड होगा, वो जो वैल्यू आएगी वो e की पावर आयोटा थीटा आएगी। तो z की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस बताओ मुझे z माइनस 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी। z माइनस 2 कितना हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1। ठीक है, और z इंटू टेन थीटा आपको बताना है, यहाँ पे z इंटू टेन थीटा आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो ये हो जाएगा z माइनस 2 हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से आ जाएगा k टाइम्स z हो जाएगा आपका e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। अब आपको यहां से k की वैल्यू, लेकिन पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूं, e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 का रेशियो कितना आता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, दिस विल बी कॉस थीटा माइनस 1, रियल पार्ट अलग ले लिया मैंने, आयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है सबको। और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा, कितना आएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा आर्ग्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है ना हमें, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, सॉरी यहाँ पे आएगा tan ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सॉरी ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 था, मैंने थीटा गलती से लिख दिया, ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 थीटा है। z माइनस 1 का आर्ग्यूमेंट थीटा है, अगर z माइनस 1 का आर्ग्यूमेंट थीटा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो थीटा नहीं हो सकता ना। देखो अगर आर्ग्यूमेंट आपका z माइनस 1, z यहां कहीं है, तो z का अगर 1 से जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है, तो z का आर्ग्यूमेंट थीटा होना तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वो थीटा मैंने गलती से लिखा था, थीटा यहां नहीं आएगा। तो चलो एनीवेज इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा, फिर देखेंगे आर्ग्यूमेंट z कितना आएगा, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले मैं इसका रेशियो सॉल्व कर लेता हूं, e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू k टाइम्स tan ऑफ आर्ग्यूमेंट z। अभी निकालूंगा मैं, अगर मुझे z माइनस 1 का आर्ग्यूमेंट पता है, यानी z की वैल्यू पता है 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा, तो मुझे उसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 आयोटा, मैं बनाना चाह रहा हूं उसको पोलर फॉर्म एक्चुअली, तो पोलर फॉर्म तभी बनेगी जब 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। और नीचे भी मैं क्या लेना चाहता हूं, मैं नीचे भी लेना चाहता हूं इसके अंदर फॉर्मूला, इसमें मैं लेना चाहूंगा 2 आयोटा, यहां से हम लोग ले लेते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 ले लेते हैं, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड सा सवाल है, जेई मेन में भी इस तरह का सवाल, छोटा सा पोर्शन इसका आ सकता है। देखो z माइनस 1 का मॉड 1 था, तो मैंने फंडा लगाया, z की वैल्यू ये आ गई, ये मुझे पता चल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, वो मैं बाद में निकालता हूं। पहले मैंने देखा z माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई, और इसकी वैल्यू अभी देखेंगे क्या आएगी, मतलब ये k तो निकल जाएगा। पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए कुछ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, देख लो सब जगह, ठीक है, और यहां से ऊपर 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, देखो यहां से 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, ताकि ये बन जाए कॉस प्लस आयोटा साइन, और नीचे से मैंने 2 कॉस कॉमन ले लिया ताकि बन जाए कॉस प्लस आयोटा साइन, कट गया, ये 2 भी कट गया। फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, वो आ गई आयोटा tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू k टाइम्स tan आर्ग्यूमेंट z। तो लेफ्ट पार्ट की वैल्यू आयोटा tan थीटा बाई 2 आ गई। नाउ लेट मी फाइंड आउट कि आर्ग्यूमेंट z की क्या वैल्यू होती है। तो आर्ग्यूमेंट z कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो z हमने लिया था 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा, यानी z हमने लिया था 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1। कोई क्वाड्रेंट तो दे नहीं रखा, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन थीटा को भी पॉजिटिव मान लेता हूं, और 1 प्लस कॉस थीटा तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 2 sin थीटा बाई 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो आर्ग्यूमेंट भी इसमें काफी यूज हो रहा है, ठीक है, और मॉड भी यूज हो रहा है। सो कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड मॉड, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली थीटा के बारे में मैं कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या है, तो मैं नॉर्मली अपना फॉर्मूला लगा रहा हूं। सो दिस विल बी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2 मान लेते हैं। पर ये होता तभी है मुझे पता जब थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी, है ना। तो हमेशा थीटा 0 से 2 पाई में रहता है आर्ग्यूमेंट हमेशा। देखो ये कब होता है फॉर्मूला पॉसिबल, जब 0 से पाई के बीच में होता है। तो थीटा तो हमें पता ही है यार, आर्ग्यूमेंट 0 से 2 पाई में, इनफैक्ट माइनस पाई से पाई में रहता है, बट ठीक है, मतलब दिस इज क्लियर। सो थीटा बाई 2 इज द जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया। तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ z को पिछली स्लाइड में हम यूज कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट z थीटा बाई 2 आ गया, तो ये आ गया k tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ गई बच्चों आयोटा। So iota is absolutely the right answer. B is the right answer. ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी का मॉड आपको 1 दिखता है तो यू कैन एज्यूम दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एज e की पावर आयोटा थीटा। वहां से z मिल जाएगा, वो z की वैल्यू मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करी, z माइनस 2 अपॉन z किया मैंने, वो आ गया e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1। अब इसे सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, और वो तरीका होता है हाफ एंगल में करना विदाउट रेशनलाइजिंग। हाफ एंगल में भी कुछ ऐसा कॉमन लो, आपने ऐसे क्वेश्चंस करे भी होंगे अपने पहले प्रैक्टिस में, कि cos प्लस आयोटा साइन ऊपर नीचे आ जाए और कट जाएगा। ऐसे सिंपलीफाई करना इज द बेस्ट पॉसिबल वे, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा, रेशनलाइज करने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये बन गया आयोटा tan थीटा बाई 2। बट व्हाट अबाउट आर्ग्यूमेंट z? तो आर्ग्यूमेंट z मैंने यहां पे दिखाया, दिस इज आर्ग्यूमेंट z करने का तरीका। आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, और यहां से आपका आंसर थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है, तो कट गया, तो k की वैल्यू इज आयोटा। सो b इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, काफी डिफरेंट वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स आज आपके रिवाइज हो गए होंगे थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं आज का होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो होमवर्क प्रॉब्लम है ये। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा आईआईटी में बड़े आते हैं जिसके अंदर रीजन्स पूछे होते हैं, ठीक है, और हमें बताना होता है उसका एरिया। तो क्वेश्चन में साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि एक रीजन है ये z माइनस z1 लेस देन इक्वल टू √2, एक रीजन है मॉड z ग्रेटर देन 2 यानी कि सर्कल, और एक रीजन है ये a बार z प्लस a z बार माइनस 4, ये भी स्ट्रेट लाइन, मतलब ये आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अब तीनों के जो भी रीजन आ रहे हैं और तीनों में जो भी कॉमन रीजन आ रहा है उसका एरिया आपको बताना है, पाई 2 पाई 1 या 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड में बहुत आते हैं, प्लीज इसको सॉल्व करना बच्चों। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, और होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। एंड दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने जेईई में बहुत देखे होंगे, एडवांस लेवल में बहुत आते हैं कि ये रीजन बता दो, इससे लोकस क्लैरिफाई हो जाता है कि लोकस आता है कि नहीं आता। पहले वाले में एक्स, और सबका तोड़ यही, आप एक्स प्लस आयोटा वाई डाल के देख लो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ याद रखना जरूरी है, हालांकि याद रखना होता है, बट नहीं भी याद है तो आप एक्स प्लस आयोटा वाई डाल के कर लो कि A1 क्या फिगर बन रही है और वो क्या रीजन आ रहा है, A2 में क्या, A3 में क्या, तीनों में कॉमन रीजन उसको निकालना है, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतने सारे दिनों में हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरकार इसका निपटारा कर ही दिया। ठीक है, लाइव में क्लास तब भी नहीं ले पाया, ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं, आज बच्चे काफी टाइम से सफर कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि एडवांस कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब होगा, एंड तो मैंने सोचा लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, और इंटरनेट इश्यूज तो चलते रहेंगे लॉकडाउन के पीरियड में, तो मैंने सोचा कि ये आज आपको हम लोग ये वीडियो दे देते हैं, एंड मैंने बनाई इसको, एंड देन यू कैन सी, आप आराम से देखो, एंड देन आपको क्लियर भी हुआ होगा क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और किस लेवल की प्रॉब्लम्स आपको तैयार करनी है फॉर जेईई एडवांस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक फिर मैंने सोचा कि कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी कि इसके ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ग्रहण लगा था वो अब खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीक कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यूसली हम लोग क्लासेस करेंगे। अगर कभी नहीं भी हो पाएंगी, जस्ट इन केस, तो मैं आपको क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, चाहे वो रिकॉर्डेड की फॉर्म में ही क्यों ना हो। ठीक है, चलो, बट आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक करना मत भूलना, सेशन को शेयर करना मत भूलना। आई होप यू लाइक द सेशन, क्वेश्चन सब क्लियर हुए होंगे बच्चों को, एंड दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, एडवांस जेईई एडवांस्ड। और कोई भी एक बुक कर लो,
ठीक है, कोई भी बुक कर लो आप एंड उसमें 50-60 जितने क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि अभी एडवांस में 2 महीने बाकी हैं। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बाकी मैं नए नए चैप्टर्स आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। काफी चैप्टर्स हम खत्म भी कर चुके हैं, इनफैक्ट इंटीग्रेशन कर चुके हैं, वेक्टर 3D कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी था। अब मैं आगे पीएनसी लेकर आऊंगा, बाइनोमियल लेकर आऊंगा, 11th के टॉपिक्स करेंगे, कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स हम लोग फटाफट से निपटाएंगे एडवांस लेवल के। एंड आप प्रैक्टिस करते रहो, और ये बिल्कुल चिंता मत करो कि यार कहाँ पे आपका जेई पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ये सब बात की बातें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स अ टफ टाइम, सबके लिए टफ है, और पेशेंस भी काफी टेस्ट हो रही है, बट बेटा करते रहो तैयारी, क्योंकि अल्टीमेटली करियर का सवाल है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन, ठीक है, इन द लाइव क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।